मेरी वाइफ जैसी कोई हो नहीं सकती हो, इतनी डेडिकेटेड, इतनी। इसलिए मैंने कोई कोर्ट केस करने की नहीं सोची। मुझे कुछ कंपेंसेशन चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जो लापरवाही से सर्जरी की है डॉक्टर ने, डॉक्टर मस्ट बी ब्रॉट बुक और ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। ये इतनी लापरवाही से क्यों ये काम करते हैं, तो ताकि और लोगों के मामले में कम से कम ऐसा ना हो जो इन्होंने लापरवाही से मेरी वाइफ को सर्जरी की। उनके मुँह से ये निकल गया कि साहब देखिए, आप जानते हैं कि इतना लंबा ऑपरेशन चलता है, डॉक्टर भी थक जाता है। तो इस बात से रियली रिवीलिंग, आई वाज सरप्राइज कि डॉक्टर थक जाता है, इसलिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि यू प्लेड विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। मैं कहीं कोर्ट में जाऊंगा तो क्या होगा, केवल ये कोई हैवी कंपनसेशन मुझको मिल सकता है, और मैं अपनी वाइफ की कीमत नहीं लगाना सकता। शी वॉज प्राइजलेस फॉर मी। मेरी वाइफ तो वापस आ नहीं सकती, और तो मैं जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय 4 और डेथ हुई थी वहाँ उसी दिन। और कई लोग ऐसे थे बेचारे, वो मैं एक को देखा, वो बेचारा अपने भाई को टेलीफोन कर रहा है कि भैया आप पैसे कुछ और भेज दो, 25,000 तो मैंने किसी तरह इंतजाम कर दिया है, लेकिन वो और पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो जान नहीं बचेगी उनकी, कोई थी रिलेशन में। तो मैं ये देखता हूँ कि यार किस तरह से लोग अपना मैनेज करते हैं, क्या हालत है, और बेचारे डेथ भी हो जाती है, पैसा खर्च। गवर्नमेंट को थोड़ा ये तो सोचना चाहिए ना। लाइफ तो खैर अब क्या है, उनके जाने के बाद तो कोई लाइफ ही नहीं है। जब तक वो थी तब तो पूरी लाइफ थी, फिर तो लाइफ में कोई कमी नहीं थी। अब तो बस ऐसी है, जब तक मैं हूँ तो। आज हमारे साथ स्वर्गीय सविता शर्मा जी के पति विजय कुमार शर्मा हैं। विजय जी का आरोप है कि उनकी पत्नी का मृत्यु हॉस्पिटल के लापरवाही के वजह से हुई है। विजय जी, क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ, सविता शर्मा जी के साथ क्या हुआ था? उनको 2 फरवरी लास्ट ईयर यानी 2024 में यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर गाजियाबाद में भर्ती कराया गया था। और रीज़न ये था कि हम मॉर्निंग में दोनों बैठे थे डाइनिंग टेबल पे, तो ऑल ऑफ ए सडन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उनका चेहरा, हाथ पैर इतने पीले क्यों हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो हमारे पीछे ही रहते हैं फिजिशियन। तो मैं वहाँ गया, उनको दिखाया, उन्होंने चेक किया, और जब उन्होंने आँख देखी तो ये कह रहे इनमें तो खून ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ शी इज़ सर्वाइविंग, शी में कोलैप्स एट एनी टाइम। इनको तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। आप इनको देर मत कीजिए। उन्होंने फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखा और फिर हॉस्पिटल में भी बात की, और फिर मुझको कहा इमीडिएटली इनको वहाँ भर्ती कराइए। तो वो रात का समय तक 8 साढ़े 8 बजे का मैं इमीडिएटली जो है गाड़ी से इनको ले गया, और वहाँ इमरजेंसी में पहले इनको एडमिट किया उन्होंने। फिर जो अपनी नॉर्मल उनकी प्रोसेस होती है वो करने के बाद इन्होंने इमीडिएटली उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, और ये कहा कि रात को ही जो है इनको खून दिया जाएगा। उसके बाद जो है 2-3 दिन तक, जब तक आवश्यकता होगी तो खून इनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से शी वॉज एडमिटेड इन यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर गाजियाबाद। उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया, 2-3 दिन खून चढ़ाने के बाद पोजीशन की काफ़ी इम्प्रूव हुई, और जो पीलापन था वो सब ख़त्म हो गया, एंड शी अपीयर टू बी क्वाइट नॉर्मल। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जब इंक्वायरी की, वाइफ से ही पूछा होगा, तो उन्होंने उनको बताया कि हाँ किसी दिन ब्लीडिंग हुई थी, और उसके बाद से ये है प्रॉब्लम। तो फिर डॉक्टर्स ने इनके ब्लीडिंग हुई थी, मतलब ब्लीडिंग कहाँ से हुई थी?
ब्लीडिंग इनकी हुई थी, मुझे इन्होंने नहीं बताया। मेरे ख्याल से ये 2 तारीख का जैसे केस में बता रहा हूँ एडमिट का, हो सकता है 1 तारीख को या 2 तारीख को ही हुई मॉर्निंग में, तो वो मुझे नहीं बताया इन्होंने कभी भी थी। लेकिन वहाँ डॉक्टर को इन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्टमक। तो उन्होंने फिर एंडोस्कोपी के लिए कहा, तो खून चढ़ाने के बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में ये आया कि इनके जो स्टमक में आमाशय पे कोई फिचुला है और जिसका कनेक्शन जो है जेजुनम से हो गया है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो है इनका तो सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अल्सर हो गया है। वैसे उन्होंने ये कहा कि छोटे मोटे अल्सर होते रहते हैं और ठीक भी होते रहते हैं, लेकिन ये इसका साइज़ बड़ा है और एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो तो अभी नहीं हमें इंडिकेट हो रही। वो तो हमें ऑपरेशन यानी पेट खोलने के बाद ही जो है एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होगी। मैंने उनसे कहा भी कि सीटी स्कैन से पता निकलने का नहीं होगा, तो बिना ओपन किए नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। तो यानी ये पक्का था कि इनकी सर्जरी होनी ही पड़ेगी। तो फिर 7 तारीख को इन्होंने, यानी कि जब इनका खून का लेवल ठीक ठाक हो गया, 7 तारीख को उन्होंने प्लान की इनकी सर्जरी। 7 तारीख की मॉर्निंग में इनको ओटी में ले गए और ऑपरेशन किया गया। काफ़ी लंबा चला। शाम को ये मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक शायद वापस आ पाई। तो 5-6 घंटे का लंबा ऑपरेशन था। उसके बाद डॉक्टर ने आके बताया कि भी इनका जो है पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसमें पेट में जो है काफ़ी जो है कि ब्लड क्लॉट्स इकट्ठे हुए थे स्टमक के अंदर। वो सभी जिसके कारण इनको वो पोर्शन काटना पड़ा, क्योंकि वो अल्सर था, उसका कनेक्शन ये हो रहा था। तो जो भी उन्होंने इस तरह बताया कि वो हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। इससे बस एक ही दिक्कत होगी कि इनको बार बार भूख लगेगी, क्योंकि एट ए टाइम ये पूरा खाना नहीं खा सकती। तो पेट हमने काफ़ी वो काट दिया है, काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। तो 7 तारीख को जो है ये ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगले ही दिन 8 तारीख को ये पता चला कि देयर इज, जिसको ये बोलते हैं मेडिकल में बाइलरी लीकेज। तो ये बाइल का जो लीकेज है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देयर वाज समथिंग वेरी सीरियस। तो उन्होंने कहा कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर सरप्राइज कि दोबारा ऑपरेशन की क्या नौबत आ गई। तो पहला ऑपरेशन ही 5-6 घंटे चला। इट वॉज ए मेजर ऑपरेशन। तो वो कहने लगे कि वी थॉट इट विल वर्क, लेकिन वो वर्क नहीं किया। तो हम कहा डॉक्टर साहब अगर वो नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे? कि नहीं, एक बेटर प्रोसीजर, उसको हम जो है दोबारा जैसे कि पैच लगाने के बाद आप उसको धागा बांध देते हैं, रोल कर देते हैं, कुछ इस तरह का प्रोसीजर उन्होंने बताया, दैट वी विल डू। आपने पूछा नहीं कि अगर बेटर प्रोसीजर अवेलेबल था तो पहले ये बेटर प्रोसीजर क्यों नहीं? बिल्कुल, हमने यही कहा डॉक्टर साहब अगर आपको ऐसा करना था, ये बेटर प्रोसीजर, तो ये तो आपको उसी समय करना चाहिए था। इस उम्र में 2 सर्जरी, मेजर सर्जरी होना, ये तो अभी आपने जो है काट पीट करके जो है पेट को बांधा है, फिर दोबारा काटेंगे। ये कहने लगे वी थॉट कि इट शुड वर्क, और इसलिए वो नहीं किया। तो हमने कहा ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना तो इसमें तो ठीक है नहीं। लेकिन उसी समय उनके साथ एक और डॉक्टर थे कोई, उनके मुँह से ये निकल गया कि साहब देखिए, आप जानते हैं कि इतना लंबा ऑपरेशन चलता है, डॉक्टर भी थक जाता है। तो इट वॉज रियली रिवीलिंग। आई वॉज सरप्राइज कि डॉक्टर थक जाता है, इसलिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि यू प्लेड विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। कि जो है वो थक जाता है, वो इसलिए जो है वो उस समय नहीं किया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद जो है वो जो पैच इन्होंने लगाया वो काम कर जाएगा। बट दिस वेरी, आपको तो फुल प्रूफ काम करना चाहिए, स्पेशली इस एज में, जब मालूम है 77 की उनकी एज है। इस एज में कैसे वो झेल पाएंगी 2 मेजर ऑपरेशन। लेकिन एनीवे हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं था, क्या करते। तो 9 तारीख को फिर दोबारा उनका ऑपरेशन किया गया। वी थॉट कि इट विल वर्क, लेकिन यह अगले दिन जो है अगेन देर वाज ए बाइलरी लीकेज। अब जो देवर हेल्प, अब कहने लगे भाई क्या, अब तो फिर तो वो अपना यही था कि हाँ वी आर ट्राइंग कि भाई किस तरह बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। दवाइयाँ अपना देते रहे, इंजेक्शन देते रहे, पता नहीं क्या क्या।
उन लोगों ने दिया, तो हम तो कुछ मालूम नहीं था, अभी ओनली प्रे टू गॉड कि भाई ठीक हो जाए। लेकिन हमें कुछ लगने लगा था अंदर कि नहीं, ये तो डॉक्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये जो रिस्क लिया है इन्होंने और जो है ये सोचा है कि काम कर जाएगा वो। ही हैड प्लेड विद द लाइफ ऑफ माई वाइफ। तो एनीवे वी वेटेड, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। 13 की रात को, यानी कि 14 तारीख को रात के करीब 12:53 बजे ये न्यूज़ आ गई कि साहब शी इज़ नो मोर। क्या विजय जी, आप एलिज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की लापरवाही है। आप क्यों मानते हैं कि लापरवाही है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की? नहीं, देखिए, हम तो इससे मानेंगे ना कि जब मैंने जिस फिजिशियन को दिखाया था पहले 2 तारीख को, तो उन्होंने जो रेफ़र किया था अपने हॉस्पिटल में, संजय नगर यशोदा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये मुझे बताया था, वी हैव गॉट दी बेस्ट सर्जन ऑफ दिल्ली एनसीआर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन ऑफ दिल्ली एनसीआर, डॉक्टर सुशील फोतेदार। तो वी वर श्योर कि भाई वो तो अगर इतना फेमस है, और उनके ये बताया साहब उन्होंने 20,000 सर्जरी वो कर चुके हैं सफल, और 40 साल का उनका अनुभव है, वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन। तो हम तो ये मानेंगे कि हम सब सफल हो जाएगा। तो अब ये हमें नहीं मालूम था कि साहब वो ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद भी थोड़ा स्कोप छोड़ देंगे, ये मानेंगे कि भाई जो है उन्होंने पैच जो लगाया है वो अपना काम कर जाएगा। हाउ कुड इज सच ए सीनियर surgeon, if he is so senior and experienced, how could he take such a big risk? ये तो यही हुआ कि साहब यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो हम तो उम्मीद ही नहीं करते। तो जब ये हुआ और उन्होंने ये एडमिट किया कि हम दोबारा जो है इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका साफ मतलब है कि भाई ही हैज़ फेल्ड। फर्स्ट सर्जरी में ही हैज़ फेल्ड, जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। अब दोबारा जो सर्जरी में वो करने वाले हैं, जो भी प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया है, अब हम ये तो मैं जानता नहीं मेडिकली क्या वो बोलते हैं, लेकिन उनका ये था कि भाई वो अब हम इसको थोड़ा बेटर प्रोसीजर, जिसका उन्होंने नाम किया वो बेटर है, कि जैसे पैच लगाते हैं, पैच को जो है फिर उसको बांध देते हैं, तो इस तरह से विल डू। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये काम अगर वो पहली बार कर देते तो सवाल ही नहीं था कि जो है फिर दोबारा ऑपरेशन की नौबत आती, और शायद जो है शी माइट हैव सर्वाइव्ड आल्सो। विजय जी, आपने अभी तक किस किस को लेटर्स लिखे हैं, कहाँ कंप्लेंट किया है? नहीं, मैंने तो फिर सभी जगह, पहले तो मैं सोचा कि अब क्या किया क्या नहीं किया। पहले बच्चे मुझे अपने साथ ले गए, वहाँ दूर रहते हैं वो, बम्बई पूना, तो अप्रैल में। ये बाद में जब मैं आया यहाँ गाजियाबाद लौट के, मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो ये लापरवाही को जो है बर्दाश्त, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हायर अप्स। तो पहले तो मैंने जो है हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, उनको लिखा। तो टू माई ग्रेट सरप्राइज एंड दैट टू ए प्लेजेंट सरप्राइज आई विल से, देयर वाज इंस्टेंटेनियस रिप्लाई फ्रॉम हिम। बड़ी अच्छी रिप्लाई कि हाँ, बड़ा उससे बोला कि साहब मैं जो है मैं इसको आई विल लुक इनटू इट एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से उन्होंने या तो मुझे कुछ गलत समझा, तभी इतना अच्छा जवाब दिया कि मैं इसको देखता हूँ। उसके बाद देयर वाज नो रिस्पॉन्स। मैं लगातार जो है उनको लिखता रहा कि भाई इसी तरह क्या। मैंने डॉक्टर सुशील फोतेदार को भी व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि भाई ये तो आपने किया, ये बहुत गलत है, आपने ये हमारी वाइफ के साथ भी किया, इट्स नॉट वेरी गुड। हॉस्पिटल के अलावा और किस को आपने लिखा है? तो लेकिन जब उनकी ओर से कोई जवाब नहीं था, फिर देन आई थॉट कि आई शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द हायर अप्स बिग। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखे, मैंने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी को भी लिखे, चीफ मिनिस्टर यूपी योगी जी को भी लेटर लिखे। तो खैर नड्डा जी का तो खैर कोई जवाब नहीं था, लेकिन PM ऑफिस से ज़रूर रिस्पांस आया कि भाई उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे कोई रेफरेंस दिया और ये कहा कि आप जो है वो आपका फॉरवर्ड कर दिया गया है CM UP को। CM UP का भी मैसेज जो है वो जन सुनवाई पोर्टल है उनका, तो उस पर आया कि भाई इस पे आप जो है ये बात कीजिए, और उन्होंने किसी अफसर का नाम भी दिया, टेलीफोन नंबर भी दिया, अगर आप उनसे फॉलोअप कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने जो है जब मिला तो ना तो वो अफसर का टेलीफोन मिलता था, उनका ईमेल था, ईमेल पे भी कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा पता नहीं किस तरह का ये CM ऑफिस में इस तरह का कौन अफसर वो बैठे हैं, कोई भास्कर क्या नाम था उनका।
तो लेकिन मैंने फिर कॉमन सेंस से सोचा कि भाई सीएम ऑफिस में लेटर तो गया पीएम का, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि इसको बास्केट में फेंक देंगे, तो उन्होंने मेडिकल डायरेक्टरेट को ज़रूर रेफ़र किया होगा। सो आई कॉन्टेक्ट दी मेडिकल हेल्थ डायरेक्टरेट लखनऊ। वहाँ फिर डीजी हेल्थ ने बताया कि इसको जो है मेडिकल केयर डायरेक्टर हैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता, वो देखती है इस मामले को, तो उनसे बात कीजिए। तो मैंने फिर उनसे बात की, तो डॉक्टर शालिनी गुप्ता का एटीट्यूड तो खैर वो पॉजिटिव था, ठीक था, और उन्होंने पूरे बात सुनी मेरे से। वो लेटर भी जो है मांगा, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा सारा केस। तो उन्होंने सीएमओ गाजियाबाद से बात की, और सीएमओ गाजियाबाद को बात करने के बाद मुझको फिर बताया कि आप सीएमओ गाजियाबाद से जाके मिलिए। मैं फिर सीएमओ गाजियाबाद से मिला, मीटिंग की। तो पहली बार तो सीएमओ गाजियाबाद का कोई रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेडिकल बोर्ड का ये गठन होगा और आपको जो इंटीमेशन दी जाएगी। तो खैर इंटीमेशन तो मेरे पास कोई नहीं आई। मेडिकल बोर्ड के बारे में बताइए, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, अभी क्या स्टेटस है मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट? मेडिकल बोर्ड जो है बाद में जो है, जब मैंने डीएम गाजियाबाद को लिखा और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि साहब कोई वजह, तो उन्होंने सीएमओ से बात की। तो मैंने अगले दिन फिर जो है सीएमओ से मिला, शायद 24 जुलाई की बात है ये, 24 की। तो तब उन्होंने बड़ा पेशेंटली सुना और सब बात। उन्होंने कहा सब मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और इस पर विल टेक एक्शन। तो उसके बाद जो है एक लेटर आया कुछ दिन बाद उनका, कि जिसमें उनके बल्कि मुझे बुलाया गया है, शायद अगस्त की बात है, और उसमें कहा कि भाई आप मेडिकल बोर्ड के सामने वो आई थे। मेडिकल बोर्ड तो खैर उस समय नहीं से जमा गया, लेकिन हाँ वो सीएमओ थे और एडिशनल सीएमओ, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को जो है मेडिकल बोर्ड पर रखेंगे। उन्होंने मेडिकल बोर्ड पे मामले को रखा। जैसे ही मुझे पता चलता है उनके एक लेटर से, उन्होंने एक लेटर लिखा मेडिकल कॉलेज मेरठ को, क्योंकि उनके मेडिकल बोर्ड की ये रिकमेंडेशन थी कि साहब ये मामला थोड़ा मेजर सर्जरी का है और हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है गाजियाबाद में सीएमओ ऑफिस में कि हम इस पर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसका जो है एक्सपर्ट ओपिनियन जो है लेना वो ज़रूरी होगा। वो मेडिकल कॉलेज वाले दे सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग ए फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज को रेफ़र किया। मेडिकल कॉलेज को रेफ़र का उसका लेटर भी मेरे पास आया, और मैंने फिर खैर वेट किया एक दो महीने। तो उसके बाद करीब 12 फरवरी अभी 2025 को वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज जो है डॉक्टर धीरज राज हैं, उनका मेरे पास लेटर आया कि भाई आप जो है यहाँ 12 तारीख को आप आइए इस केस के बारे में, और आपका जो है मेडिकल बोर्ड के सामने आपकी जो बातचीत होगी, क्या मामला सब। अब तो मैं 12 तारीख को मुझे बुलाया था, 12 तारीख को करीब 12 बजे, लेटर मेरे पास 12:30-1 बजे मिला। तो मैंने इमीडिएटली टेलीफोन पर बात की मेरठ। मैंने कहा आपका लेटर मुझे लेट मिला, तो आज तो मैं आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 17 तारीख को आइए। तो मैं 17 फरवरी को गया, फिर 25 को वहाँ उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने पूरे मुझसे क्वेश्चन आंसर किए डॉक्टर धीरज राज ने, जो प्रोफेसर और एचओडी है सर्जरी की, और पूरा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी जो बोर्ड के और मेंबर हैं वो आज जो है वो नहीं कहीं गए हुए हैं, तो हम आपका पूरा मामला उनसे डिस्कस करके वट एवर बी आवर रिकमेंडेशन, हम जो है सीएमओ गाजियाबाद को इसका जवाब भेज देंगे। क्या इसका फाइनल ऑर्डर आ चुका है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सीएमओ ऑफिस से मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आई है और मेडिकल कॉलेज से भी मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आई है अब तक। तो मुझे नहीं मालूम है कि मेडिकल कॉलेज ने जवाब भेज दिया है यानी सीएमओ को। मैं सोच रहा था कि भाई मैं उनसे कांटेक्ट करूं, लेकिन बड़ा टाइम लगता है। ये जो है समझ लीजिए ऑलमोस्ट नाउ इट इज सेकंड ईयर। यही दिक्कत है कि या तो आप जो है मीडिया में हाईलाइट कीजिए, या जो है कोई पॉलिटिकल बहसेज हो आपके, तब तो ये लोग एक्शन लेते हैं, नहीं तो फिर लिंगर ऑन होता रहता है मामला। इट्स वेरी सैड ऑफ दिस कंट्री। विजय जी, आप बता रहे थे कि आपने कोई भी कोर्ट केस नहीं किया अभी तक। ऐसा क्यों है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं किया या फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कोर्ट में अपील नहीं किया? कोर्ट में अपील क्यों नहीं किया? मैं आपको बताऊं, मेरे माइंड में एक बार तो ये आया था, क्योंकि मैंने जब मैं ऑफिशियल अपने जॉब में था तब भी मेरा सिद्धांत ये रहे कि गलत काम ना तो होने देना है ना करना है। तो परेशानी मुझे भी होती थी, और मैं उस समय तो हाई कोर्ट में खुद ही अपना केस ये फाइट भी किया था एक मामले में। तो मेरे दिमाग में अभी भी आया था कि भाई मैं करूँ। फिर देना ये थॉट ही आया, वहाँ मैं कहीं कोर्ट में जाऊँगा तो क्या होगा
केवल ये कोई हैवी कंपनसेशन मुझको मिल सकता है, और मैं अपनी वाइफ की कीमत नहीं लगाना चाहता। ही वॉज प्राइजलेस फॉर मी। और विजय जी, और बताइए अपनी पत्नी के बारे में, हमें और बताइए। मेरी वाइफ जैसी कोई हो नहीं सकती हो, इतनी डेडिकेटेड, इतनी। इसलिए मैंने कोई कोर्ट केस करने की नहीं सोची। मुझे कुछ कंपेंसेशन चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जो लापरवाही से सर्जरी की है डॉक्टर ने, डॉक्टर मस्ट बी ब्रॉट बुक, और ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। ये इतनी लापरवाही से क्यों ये काम करते हैं, तो ताकि और लोगों के मामले में कम से कम ऐसा ना हो जो इन्होंने लापरवाही से मेरी वाइफ को सर्जरी की। ये मैं बस ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब लिखा पढ़ी की है, और सब कि एक्शन तो कुछ होना चाहिए। और देखिए, बड़ा अफसोस तो ये भी होता है कि ये लोग इतने हार्टलेस होते हैं। एक तरफ तो वाइफ की जो है ये डेथ कर रहे हैं और सर्जरी फेल हो रही है, उसके बाद जो है फेल्ड सर्जरी का भी चार्ज हमसे ले रहे हैं। मुझे बताया गया तो शुरू में कि साहब जो कीमत जो खर्चा आएगा 3-3.25 लाख रुपए का आएगा जो है। और टू माई ग्रेट सरप्राइज उन्होंने जो है बिल बनाया वो 7-8 लाख रुपए का, कि सब जो सर्जरी फेल हुई है उसका भी चार्ज कर रहे हैं। तो क्या है, टोटली इनह्यूमन कैसे लोग हैं ये जो है, कि मतलब अपनी गलती को तो रियलाइजेशन है नहीं, और जो है हमसे चार्ज और ले रहे हैं। क्या हो गया ये, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं सोचती। आई एम रियली सरप्राइज जो है, कोई नहीं सोचता है। मैंने इसलिए लेटर लिखा था पीएम को, सीएम को, भी कुछ एक्शन। मैंने उनको ये भी रिकमेंडेशन लिखी है लेटर में कि साहब ये कम से कम ये जो अपना प्रोफाइल जो है डालते हैं इंटरनेट पे कि हमने इतनी सर्जरी की है, सफल सर्जरी है, और हमारा 40 साल का अनुभव है, 20, तो उसमें ये भी तो लिखें कि फेल्ड सर्जरी जो है कितनी है, और जो आपने सफल सर्जरी की है वो किस लेवल की है, छोटी मोटी सर्जरी है या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, ये भी तो उल्लेख होना चाहिए। ये तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और बाकी मैं सबसे ये कहता हूँ कि ये होना मैंडेटरी है। ये तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए, इनको कंपलसरी कर दें कि जब आप इतनी तारीफ अपनी लिखते हैं तो ये भी प्लीज़ लिखिए कि आप कितनी सफल हैं, कितनी असफल हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 100% कोई डॉक्टर सफल सर्जरी करे। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो अपने बारे में ये तुम खाली तारीफ ही लिखेंगे, ये भी तो लिखो कि जिस तरह से आप परेशान करते हो लोगों को और उनकी जो है अपनी लापरवाही से जो है डेथ करवाते हो कि साहब थकावट हो गई तो इसलिए हमने जो है बेटर प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया, आप दोबारा करेंगे दोबारा सर्जरी में। ये कौन सी बात हुई? तो मैं इसीलिए मैंने ये सब लिखा पड़ी कि आप पता नहीं साहब क्या होगा, क्योंकि योगी जी वैसे तो बहुत हैं, लेकिन योगी जी के सामने ही मामला आएगा तभी तो वो करेंगे। मुझे पता है कि आप जो भी लेटर लिखते हैं वो कहाँ जाता है, वो बाबू के पास जाता है, बहुत ज़्यादा होगा किसी IAS अफसर के पास जाता है, और कोई जो है सेंसिटिव है नहीं, सब अपने अपने चक्कर में तो ये रहते हैं। विजय जी, जब मैं आपके घर पे आया तो मैंने सबसे पहले आपके पत्नी की, सविता जी की फ़ोटो देखी। उसके बाद मैंने देखा कि इधर एक थ्रो पिलो पड़ा हुआ है, एक पिलो पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है कि आप दुनिया के, आपके बारे में आपके बच्चों ने आपको दिया है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता ही नहीं, सबसे अच्छे दादा भी हैं। तो ये एक दादा का सुख, एक दादा का प्यार तो आपके पोतों को अनुभव हो रहा है, पर एक दादी का प्यार नहीं अनुभव हो रहा है। कितना दुख होता है उन पोतों को, कितना दुख होता है आपके बच्चों को कि उनको अपनी माँ का प्यार, उनको अपनी दादी का प्यार नहीं प्राप्त हो रहा। साहब बस केवल एक ही सेटिस्फेक्शन है कि मेरे दोनों बच्चे, एक मेरी बेटी है, एक बेटा है, दोनों बहुत अच्छे हैं। जो भी कुछ खर्चा होता है वही मैनेज करते हैं। अब जो ये था मुझे नहीं पता कि किस तरह उन्होंने मैनेज किया इतना मोटा बिल। तो मेरे नाती पोते भी हैं, पोता भी दोनों भगवान की दया से वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग है। शायद ये मेरी वाइफ का ही
विजय जी, आप एक अस्पताल से एक लंबी लड़ाई में जुटे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि इस लड़ाई के अंत में, न्याय में, आपको क्या चाहते हैं कि देश में क्या परिवर्तन आए, कानून व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, आगे से ऐसा एक और सविता शर्मा की मृत्यु ना हो, इसके लिए देश में क्या बदलाव है? बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना केस किया, क्योंकि अब मेरी वाइफ तो वापस आ नहीं सकती। और तो मैं जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय 4 और डेथ हुई थी वहाँ उसी दिन। और कई लोग ऐसे थे बेचारे, वो मैं एक को देखा, वो बेचारा अपने भाई को टेलीफोन कर रहा है कि भैया आप पैसे कुछ और भेज दो, 25,000 तो मैंने किसी तरह इंतजाम कर दिया है, लेकिन वो और पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो जान नहीं बचेगी उनकी, कोई थी रिलेशन में। तो मैं ये देखता हूँ कि यार किस तरह से लोग अपना मैनेज करते हैं, क्या हालत है, और बेचारे डेथ भी हो जाती है, पैसा खर्च। गवर्नमेंट को थोड़ा ये तो सोचना चाहिए ना। अब पीएम ने कह दिया ऐसा 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, वो तो अलग बात है, प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ आप ऐसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दीजिए इन हॉस्पिटल्स को, ये जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि लूट रहे हैं, बड़े वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। और अगर कहीं कोई हाईलाइट हो तो देखिए शिकायत भी लोग बहुत कम करते हैं। ये बताइए कि कितने केस होते हैं। मैंने ये किया क्योंकि मेरा पर्पज़ दूसरा है, मेरा कोई कंपेंसेशन पर्पज़ नहीं, मेरा पर्पज़ यही है कि हाँ भाई ये दिस शुड बी एन आई ओपनर टू डॉक्टर एज वेल एज फॉर अदर्स। तो ये कुछ ठीक हो तो गवर्नमेंट जो है, अगर कहीं ये मैसेज आता है आपके माध्यम से सीएम ऑफिस हो जाए, पीएम ऑफिस हो जाए, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये तो कीजिए कि इनके कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए। और अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका, इससे यही कि जिस तरह से ये लापरवाही अपना ये कर दे। ऐसी एक बात और है, ये जब आप एडमिट होते हैं तो उस समय आपने जो टेस्ट करवा लिए, फिर जितने पैथोलॉजिकल वो बिल्कुल ठीक है, आप करवा लीजिए। ऑपरेशन जिस दिन होना है तो उससे पहले भी आप एक दिन टेस्ट करा लीजिए। लेकिन आप जो है जब तक वो भर्ती है डेली टेस्ट क्या मतलब, अभी क्या सेंस है उसमें, उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन आप इसलिए जो है वो टेस्ट करते हैं मोटा बिल बने, ताकि आपका जो है ये बिल मोटा बने। गवर्नमेंट को इस बात पर सोचना चाहिए भाई, काहे को तुम ये फालतू ये टेस्ट करवाते हो। और जो मेडिसिन अब जो देते हैं उसके बिल जो है वो भी इन्फ्लेटेड बिल होते हैं। भाई जब जो उसका एक्चुअल रेट है, फैक्ट्री का रेट है, जन औषधि, वो चार्ज कीजिए आप। ये सब मैंने रिकमेंडेशन जो मैंने पीएम को सीएम को लिखा उसमें लिखा है, लेकिन किसने पढ़ा होगा, मैं वही। तो मैं तो यही सब चाहता हूँ, कम से कम इतना तो हो जाए कि भाई आप जैसे लूट है इस तरह की समझे भाई, आप अपना चार्ज कीजिए। आप अगर आप अच्छे सर्जन हैं, आपने सक्सेसफुल सर्जरी की है तो बिल्कुल ठीक है, आप अपना जो बिल है चार्ज कीजिए। लेकिन वो नहीं, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब आप देखिए, ये आपको तो मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो है वो जो स्टंट जो बनाया था वो कितना सस्ता था, लेकिन बाजार में पता चला कि साहब उसमें तो डॉक्टर का कमीशन ही हुआ है। तो ऐसे डिसीजन क्यों नहीं होते? ये डिसीजन होने जरूरी है, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन अब कोई सोचता नहीं है। विजय जी, थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका। विजय जी, एक ज़रूरी सवाल और एक ज़रूरी डिमांड रखते हैं कि क्यों नहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जो पब्लिकली अवेलेबल हो, कि उनके सर्जरीज पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, आउटकम्स जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, जो उनके सक्सेसफुल सर्जरीज है, जो उनके फेल्ड सर्जरीज है, इनका ओपन बताया जाए कि ओपनली कि कितना क्या होता है। विजय जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एक बात और भी मुझे लगती है गवर्नमेंट की, हालांकि मुझे कंपेंसेशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बिल जो रेज किया 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा, वो मेरे समझ नहीं आता कि वो टोटली अनजस्टिफाइड है। दैट हॉस्पिटल मस्ट रिफंड। मुझे वैसे कोई पैसे का, लेकिन मैं जिसको मॉरली और एथिकली ठीक नहीं समझता हूँ, मेरे दिमाग बार बार आता है। वो पैसे की बात नहीं है, चाहे वो पैसा मुझे नहीं, मैं कहता हूँ मैं जो है हॉस्पिटल को या सीएम ऑफिस को या पीएमओ को रिलीफ फंड में दे दूँ मुझे, लेकिन यह है कि हॉस्पिटल को वो पैसा वापस करना चाहिए। आई डोंट वांट, लेकिन मैं सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड में वो देने को तैयार हूँ वो पैसा। लेकिन ये जो गलत एक तरीके से लिया है कि आप जो है फेल हुए हैं और तब भी आप जो है मेरे से डबल चार्ज कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। थैंक यू सो मच विजय जी।